पठान मूवी में शाहरुख खान का कौन सा डायलॉग था? कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। हाँ, तो साहब देश का सियासी मौसम भी बदला बदला दिख रहा है और चूहे नाव छोड़कर भागते दिख रहे हैं। क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि बीजेपी की नाव डूबने वाली है? बाबा रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री दोनों को मोदी सरकार का समर्थक माना जाता था, कट्टर वाला। काले धन से लेकर धारा 370 हटाने तक रामदेव सरकार की लगभग हर नीति के पक्ष में रहे। धीरेंद्र शास्त्री तो संघ की विचारधारा हिंदू राष्ट्र के लिए खुद पैदल यात्रा पर निकल पड़े थे। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। जो रामदेव कभी सरकार की तारीफ में कोई मौका नहीं छोड़ते थे, वही अब सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार से लेकर शिक्षा व्यवस्था की बदहाली तक खुलकर सवाल उठा रहे हैं। और जो धीरेंद्र शास्त्री कभी गोडसे की विचारधारा को सराहते नजर आते थे, अब सार्वजनिक मंच पर महात्मा गांधी को अपना आदर्श बताते हुए दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों चेहरे जो सत्ता के सबसे पक्के हमसफर माने जाते थे हमसफरों की लंबी लिस्ट में, अचानक अपना सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये सच में कोई हृदय परिवर्तन है या फिर ये सिर्फ हवा का रुख भांपकर अपने दुकान बचाने की कोशिश? रामदेव से लेकर धीरेंद्र तक के बदले हुए सुरों की पड़ताल द मॉलिटिक्स शो के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। रामदेव हों या धीरेंद्र शास्त्री, बदले बदले से दिख रहे हैं। बदलाव के पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो इन्हें गलत नजर आने लग गया है या फिर इन्हें हवा बदलती हुई दिखने लगी है। अब इनके इस बदलाव के पीछे इन दोनों में से कौन सा कारण है, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सब पहला कारण, क्या इन्हें गलत नजर आने लग गया है? नहीं, इनका इतिहास रहा है गलत साबित होने के बाद भी इन्होंने अपनी गलती कभी मानी ही नहीं। रामदेव ने 2014 से पहले कहा था कि आपको 75-80 रुपए प्रति लीटर वाला पेट्रोल चाहिए या 35 रुपए वाला, कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का। उस समय उसे मालूम था कि सरकार को 40 से 50 रुपए प्रति लीटर पड़ने वाला पेट्रोल 35 में देना संभव नहीं। हुआ भी यही, सरकार बदली लेकिन पेट्रोल 35 रुपए प्रति लीटर होने के बजाय 100 रुपए के करीब पहुंच गया। जब लोगों ने इनसे पूछा, आपने तो पेट्रोल 35 रुपए प्रति लीटर दिलवाने का वादा किया था, तो इनका जवाब था, मोदी जी को सरकार चलानी है और सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है, सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। मतलब 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल नहीं दिया जा सकता। जब आगे इनसे जोर देकर पूछा जाता है, आपने भाई साहब 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का वादा किया था, तो जवाब देते हैं, हाँ किया था, तू क्या मेरी पूंछ पाड़ेगा? टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। रामदेव को लेकर इससे भी बड़ा उदाहरण कोरोना काल का है। जब देश महामारी से जूझ रहा था, पतंजलि ने कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की और दावा किया कि यह कोविड का इलाज कर सकती है। दावा वैज्ञानिक तौर पर कभी भी साबित नहीं हुआ। आयुष मंत्रालय ने खुद पतंजलि को इसके प्रचार पर रोक लगाने को कहा और महाराष्ट्र सरकार ने कोरोनिल की बिक्री तक प्रतिबंधित कर दी। मामला यही रुका नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और अदालत ने इस मामले में रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को जमकर फटकार लगाई। रामदेव और बालकृष्ण को अदालत के सामने बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी, लेकिन कोर्ट ने पहली माफी मांगने से भी इनकार कर दिया और कहा कि सिर्फ माफी काफी नहीं है। यह तक पूछ लिया कि क्या उनकी माफी का साइज भी उतना ही बड़ा है जितने उनके विज्ञापनों का था। गौर करने वाली बात यह है कि इतनी फटकार खाने और सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत होने के बावजूद रामदेव का रुख बदला नहीं और इनके भ्रामक दावे जो हैं वो जारी रहे। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही बंद होने के कुछ ही दिन बाद इन्होंने एक कार्यक्रम में कह दिया कि एलोपैथिक दवाओं की वजह से लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। रामदेव हर बार किसी न किसी तरह सरकार और अपने कारोबार दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते रहे, भले ही इसके लिए इन्हें बार बार सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत क्यों ना होना पड़े। वैसे भी कारोबार से बड़ा क्या ही होता है, धंधे से बड़ा क्या ही होता है। रामदेव ने यह बात पकड़ रखी थी। बागेश्वर धाम की बात कर लेते हैं तो बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए नजर आते रहे हैं। कई कार्यक्रमों में ये हिंदू राष्ट्र की बात कर चुके हैं, उसके लिए यात्रा निकाल चुके हैं। रामपुर में एक कार्यक्रम में खुलेआम इन्होंने कह दिया था, हमारी कोशिश है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। एक कार्यक्रम में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और महिलाओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी भी कर दी कि चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। इस बयान पर जमकर बवाल हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि इन बयानों पर जितनी आलोचना हुई, धीरेंद्र शास्त्री उतने ही मुखर होते गए, और ज्यादा वोकल और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट।
हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा उनके लगभग हर बड़े कार्यक्रम में किसी ना किसी रूप में सामने आता रहा और मीडिया में जब भी उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया उन्होंने कभी अपने रुख से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। मतलब एक कट्टर तरीके से वो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री और बाबा रामदेव दोनों का तरीका अलग था, लेकिन मकसद एक ही। चाहे विवाद कितना भी हो, आलोचना कितनी भी हो, फिर भी सत्ता के करीबी खेमे से जुड़े रहना। तो इनके बदलाव के पीछे ये कारण कि दोनों ने गलत को गलत मानना शुरू कर दिया है, ये ठीक लगता नहीं है। हमें नहीं लगता कि गलत और सही का कोई भेद इनके बयानों में बदलाव का कारण है। तो बचा क्या? हवा बदल रही है और हमें अपनी दुकान बचानी है, ये कारण हो सकता है। इनकी बयानों की टाइमिंग भी इसी ओर इशारा कर रही है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये पहली बार हुआ मोदी सरकार में। अलग अलग शहरों में छोटे छोटे बच्चे तक सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हावी नजर आ रहे हैं। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि पैलेट गन किसके इशारे पर चली? आदेश अमित शाह ने दिया या फिर नहीं दिया? अगर हाँ तो वो दोषी है, नहीं तो वो इनकॉम्पिटेंट है। सरकार बैकफुट पर रही। इसी के बाद से रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री के बयान आने शुरू हुए। गौरतलब है कि जो मॉनसून सेशन हुआ उसमें अमित शाह आए भी नहीं सदन के अंदर। रामदेव ने जो बयान दिया वो उनके पुराने अंदाज से बिल्कुल अलग था। सीधे तौर पर उन्होंने सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात कही। जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। और चेतावनी दी कि अगर सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो देश एक और बड़े आंदोलन का गवाह बन सकता है। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर भी खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे बच्चे शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं कि स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नदारद हैं। इन्होंने जाति और समुदाय के नाम पर नफरत फैलाने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि देश को बाहरी चुनौतियों का सामना करना है, इसलिए आपसी एकता बनाए रखनी चाहिए। यही रामदेव कुछ महीनों पहले बता रहे थे कि रूह अफ़ज़ा क्यों नहीं खरीदना चाहिए। वो एक मुसलमान की कंपनी है, उसका पैसा मस्जिद मदरसों में जाता है। और अब एकदम से जज्बात और हालात बदल गए रामदेव की। एकता की बात वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन कह दिया। बाबा ने कंगना को बीमार बता दिया। रामदेव ने कहा कि कंगना के इस जवाब ने कंगना की परवरिश और उनके अतीत पर सवाल खड़े कर दिए। किसी देश की जवानी को गटर कहना एक बीमार दिमाग की निशानी है। कंगना की पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात रामदेव कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद के बारे में बड़ा अजीब लग रहा है। जब रामदेव से कहा गया कि कंगना खुद उनकी योग की प्रशंसक रही है तो रामदेव ने पलटकर कहा कि क्या कोई मेरे योग की तारीफ कर दे तो मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। रामदेव को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में भी गुनाह दिखने लगे हैं। दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री का बदलाव भी कम दिलचस्प नहीं है। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में जब एक पत्रकार ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे इन दोनों में से किसके विचार बेहतर हैं, तो धीरेंद्र शास्त्री ने बिना किसी लाग लपेट के गांधी की तारीफ में बात कह दी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमारे भारत से निकले एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें पूरी दुनिया आदर की नजर से देखती है। जो व्यक्ति महात्मा बनकर गया और वकील बनकर के आया, जिसने देश के लिए जिया हो, हमारे भारत के पास विश्वव्यापी दृष्टि में है ही कौन पुजवाने वाला? महात्मा गांधी। जिस शख्स की पहचान लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की वकालत और कट्टर हिंदुत्व की भाषा से जुड़ी रही हो, उसका गांधी को लेकर इतने खुले दिल से बात करना जाहिर तौर पर कई लोगों को चौंका गया, हमें भी। इन दोनों को साथ रखकर देखे तो तस्वीर साफ हो जाती है, बिल्कुल क्लियर। जो रामदेव कभी सरकारी नीतियों की हर हाल में तारीफ करते थे, अब वही सरकारी भर्तियों और शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं और पार्टी की सांसद से भिड़ने से भी नहीं हिचक रहे। और जो धीरेंद्र शास्त्री कभी सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की भाषा बोलते थे, खुलेआम सांप्रदायिकता बांचते थे, नफरत फैलाते थे, अब सार्वजनिक मंच से गांधी की तारीफ कर रहे हैं। दोनों का यूटर्न इतना साफ है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। 2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन सियासत में समय से पहले ही हवा भांपने का चलन पुराना रहा है। मौजूदा सरकार की लोकप्रियता को लेकर जमीन पर सुगबुगाहट है।
चाहे वो जनता के असंतोष के रूप में हो या विपक्ष की मजबूती के रूप में। ऐसे धर्मगुरु और सेलिब्रिटी इसे सबसे पहले भांप लेते हैं। इनका पूरा कारोबार ही जनता के भरोसे पर टिका होता है, इसलिए जिस दिन इन्हें लगता है कि जनता का मूड बदल रहा है, उसी दिन से इनकी जुबान भी बदलने लगती है। सुर और ताल जो हैं वो चेंज होने लगते हैं। रामदेव हो या धीरेन्द्र शास्त्री, इन लोगों को कोई विचारधारा है नहीं। मकसद हमेशा सिर्फ एक रहा है, सत्ता के जितने करीब रह सकें उतना करीब रहा जाए। जब मोदी सरकार मजबूत नजर आ रही थी तब यही लोग हर फैसले को सही ठहराने में जुटे थे, और अब जब हवा का रुख बदलता महसूस हो रहा है तो यही लोग खुद को बदलते वक्त के साथ ढालने में जुट गए। हो सकता है आने वाले दिनों में सिर्फ रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं बल्कि कई और धर्मगुरु, बड़े कारोबारी भी अपना पाला बदलते हुए नजर आए। हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि मौसम जो है सियासत का वो बदल रहा है, और सियासत के इस बदलते हुए मौसम पर नजर गड़ाए बैठे हैं धर्मगुरु लोग भी, बाबा लोग भी, बिजनेसमैन लोग भी, सेलिब्रिटीज भी, और उस बदलते हुए मौसम के लिहाज से उनके बयानात भी बदल रहे हैं। कब तक यह बदलाव जारी रहेगा और क्या कोई बड़ा मेजर बदलाव हम लोग देखने वाले हैं, ये वक्त बताएगा। वक्त जब हमें बताएगा हम आपको बता देंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।